नमस्कार दोस्तों। आज मेरे पास में एक क्वेश्चन है, मतलब जेई एडवांस के लिए बहुत लायक क्वेश्चन है ये। मॉडर्न फिजिक्स का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये अपने आप में। इसमें मतलब हमको एक मतलब जैसे एलिमेंट एग्जिस्ट कैसे करता है वो हमको एकदम बहुत ही बढ़िया इसमें पूछा गया है। तो इसको आप ट्राई दीजिए पॉज करके। अगर आपसे हो गया तो वेल डन, आप बहुत अच्छी रैंक के लिए काबिल हो। और अगर कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो सोल्यूशन बता रहा हूँ मैं। इसमें बहुत एक बढ़िया कैच है जो अभी मैं आपको इसके आगे सॉल्यूशन में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमको इसका सॉल्यूशन समझना है। सबसे पहले अपन सॉल्यूशन समझने से पहले अपन इसका क्वेश्चन समझेंगे कि क्या कह रहा है ये। तो अगर अपन क्वेश्चन समझ गए तो सॉल्यूशन समझना बहुत, मतलब इसका सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो उसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, बस एक पॉइंट कैच जैसे अगर आपने कर लिया तो इसका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन के बारे में समझा देता हूँ। ये पूरा क्वेश्चन आई हो आपने पढ़ लिया होगा, मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ क्या बोल रहा है ये। हमें पता है कि हमारे यूनिवर्स में 3 ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सबसे पहले मैं मेन चीज़ पे अभी मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ जो बेसिक थ्योरीज वगैरह जो होती है मैं वो बता देता हूँ एक बार। जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है वो एक बार समझ लो। हमें पता है कि हमको पता है कि हमारे यहाँ पर यूनिवर्स में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि मेनली प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने हुए होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि आपके जो ये जो एटम है, ये जो लेटेस्ट से मैंने एक एटम बना दिया अपना, तो इस पे बोला ये गया है कि हमारा ये जो एटम है इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन ना घूम के एक पाई म्यूजॉन जैसी कोई चीज़ है वो ऑर्बिट कर रही है इसको। अब जैसे अगर आपने न्यूक्लियाई में पढ़ा होगा कि एक एंटी न्यूट्रिनो होता है, एक न्यूट्रिनो होता है, वैसे ही एक पाई म्यूजॉन्स नाम की एक चीज़ होती है जो कि इसको एक ऑर्बिट कर रही है, जो कि इसको ऑर्बिट कर रही है। लेटेस्ट से ये मैंने बना दिया पाई, ये लेटेस्ट से पाई है जिसका चार्ज एम पाई है और इसका जो चार्ज है वो है ई नेगेटिव। तो हमें ये बोला है कि हमको ये है ऑर्बिट कर रहा है इसके अराउंड, बिल्कुल इसके अराउंड एक ऑर्बिटल चल रहा है जैसे इलेक्ट्रॉन करता है वैसे ये कर रहा है, जिसका मास एम पाई है और इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन है। आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको कि जो रेडियस ऑफ जो न्यूक्लियस है, जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो जेड का फंक्शन दे रखा है आपको। ये देखो यहाँ पे एक जेड का एक फंक्शन दे रखा है, दिख रहा है ना ये, मतलब ये वाला जेड का एक फंक्शन दे रखा है पूरा। और जो टोटल नंबर अब हमें क्या बोला है कि हमको एंगुलर मोमेंटम भी दे रखा है और हमें पूछा है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं इस यूनिवर्स में। हमने एक हाइपोथेटिकल यूनिवर्स माना है जिसमें ये कंडीशन है हमारे पास, ये कंडीशन है हमारे पास, ये वाली पूरी कंडीशन है कि जिसमें पाई म्यूजॉन्स हमारे न्यूक्लियस को ऑर्बिट कर रहे हैं। तो अब मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, अब मेन चीज़ क्या समझनी है वो समझते अभी अपन। हमको यहाँ पर मेन चीज़ क्या समझनी है, समझो यहाँ पर कि हमारे अगर यूनिवर्स की बात करें अगर अपन, तो हमारे यूनिवर्स में अगर मैं 118 एलिमेंट, तो वैसे भी जो यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं मैन मेड एलिमेंट, यानी कि सिंथेसिस एलिमेंट है। अगर हम हमारे यूनिवर्स की बात करें तो टिल यूरेनियम तक हमारा नेचुरल अकरिंग एलिमेंट होते हैं, बाकी वो सिंथेसिस मैन मेड एटम्स है, मैन मेड एलिमेंट्स है। तो अगर हम एक चीज़ समझे, अगर अपन थोड़ा केमिस्ट्री में चले जाए तो अपन केमिस्ट्री से अपन ये समझ सकते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है या फिर कोई एटम है वो तभी एग्जिस्ट कर पाएगा जब उसकी न्यूक्लियस की साइज लेटेस्ट से अल्फा है, लेटेस्ट से उसके न्यूक्लियस का रेडियस अल्फा है और एटम का रेडियस जो है वो बीटा है, एटम का रेडियस बीटा है। ये तभी एग्जिस्ट कर पाएंगे, ये एलिमेंट तभी एग्जिस्ट कर पाएंगे जब न्यूक्लियस की रेडियस हमारे एटॉमिक रेडियस से छोटी हो। ऐसा कोई हुआ नहीं, हमने पढ़ा है, हमने रदरफोर्ड में पढ़ा है कि जो न्यूक्लियस की साइज होती है वो 10⁻⁻5 के ऑर्डर की होती है। हमने रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ा है कि जो हमारे न्यूक्लियस की जो साइज होती है वो होती है हमारी 10⁻⁻15 के ऑर्डर की होती है। यानी कि हमारा जो एटम का साइज होता है वो होता है लगभग होता है हमारा 10⁻⁻10 होता है। तो एक्चुअली में ये बड़ा है। तो एक्चुअली में हमारा जो ओवरऑल देखे तो हमारा एटम जो है वो बड़ा है न्यूक्लियस से। तो ये एक फेवरेबल कंडीशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है किसी भी एलिमेंट को एग्जिस्ट करने के लिए। ये मेन चीज़ है। सबसे पहले हमको यही पॉइंट कैच करना था इस क्वेश्चन में कि हमारा जो
एलिमेंट है वो तभी ही एग्जिस्ट कर पाएगा जब न्यूक्लियस की रेडियस एटम की रेडियस से छोटी हो। तो ये ही पूरा मेन खेल यहाँ पर इस क्वेश्चन में हो रहा है, बस हमको कुछ नहीं करना है। अब जैसे जैसे अपन पहले डेरिवेशन में बोर मॉडल लगा देते हैं वैसे ही हमको बोर मॉडल लगाना है, और साथ ही साथ ये जो बॉक्स मैंने इनइक्वालिटी जो मैंने रखी है इसको भी हमको ध्यान में रखना है। ये इनइक्वालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, इसको आगे जाकर मैं यूज़ भी करूँगा और इसको ध्यान से देखना। अब क्या करना है, आप सिमिलर जैसे पहले बोहर मॉडल लगाते आए हो हर मतलब जैसे हम भी हमारे यूनिवर्स में, वैसे ही आपको बोहर मॉडल लगाना है। तो हम बोहर मॉडल लगाएंगे अब यहाँ से, अब अपन बोहर मॉडल लगाएंगे इस पर। अब कैसे लगाएंगे कि हमें पता है कि जो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर ये न्यूक्लियस कोई किसी एनी एलिमेंट का है तो इसको अपन जेड ई बोल सकते हैं, इसके न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज जेड ई होगा, क्यू जेड ई होगा। तो अभी अपन यहाँ पर बता देंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लेटस से इसकी अगर मैं रेडियस लेटस से इसकी रेडियस अगर मैं स्मॉल आर बोल दूँ, क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि मेरे को आर एज अ फंक्शन ऑफ जेड दे रखा है, आर एज अ फंक्शन ऑफ जेड मेरे को दे रखा है वहाँ पर, आर एज अ फंक्शन ऑफ जेड मुझे क्या दे रखा था, हाँ 1.6। आर जो फंक्शन दे रखा था मेरे को वो दे रखा था 1.6 इंटू 10⁻⁻15 जेड 1/3 जेड के पावर 1/3 मीटर। तो हमको ये न्यूक्लियस की ये रेडियस हमको गिवन थी इस क्वेश्चन में, तो हम इसको बॉक्स में डाल देते हैं। तो हमको ये चीज़ गिवन थी। अब क्या करें, अब अपन जैसे बोर मॉडल लगाते हैं वैसे लगाएंगे बोर मॉडल। तो अब अपन लगा देते हैं इसके ऊपर बोर मॉडल। तो हमको पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो अपन लिख देंगे के जेड ई। अब जो म्यूजॉन्स का जो चार्ज था वो ई दे रखा था जो क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। पता चल गया। अब हम क्या करें, अब हमें केवल रेडियस में ही इक्वेशन चाहिए। अभी हमें, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, क्योंकि मेरे को केवल ये है हमारी जो, ये मैं इसको मेंशन कर ही देता हूँ, ये है हमारी न्यूक्लियस की रेडियस, न्यूक्लियस की रेडियस, ये है हमारी न्यूक्लियस की रेडियस, और ये है हमारी एटम की रेडियस। तो हमें एक्चुअली में क्या कंपेयर करना है, हमको एक्चुअली में रेडियस ही कंपेयर करना है, तो हमको रेडियस ही निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, एटम की रेडियस निकालेंगे। तो मुझे एटम की रेडियस निकालने के लिए मुझे यहाँ पर एक कंडीशन और दे रखी है कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मेरे को पता है कितना है यहाँ पर, h/2π। h/2π मेरे को पता है यहाँ पर, इसका एंगुलर मोमेंटम मेरे को गिवन है, इसका एंगुलर मोमेंटम मेरे को यहाँ पर गिवन है। तो हम सिंपल लगा देंगे इस इक्वेशन को। अब देखो यहाँ से एक आर तो कैंसिल हो गया। तो अगर अपन यहाँ से दूसरी इक्वेशन बनाने का चाहे तो अपन यहाँ से दूसरी इक्वेशन बना पाएंगे आसानी से कि mv/r h/2π अकॉर्डिंग टू बोर क्वांटाइजेशन अपन ये लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें सीधा एक्चुअली पाई है यहाँ पर, ये मास ऑफ पाई है यहाँ पर, मास ऑफ पाई, ठीक है, यहाँ पर मास ऑफ पाई है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस यहाँ से वेलोसिटी में एक इक्वेशन ले आएंगे। तो क्या करेंगे, एम आर को डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि अगर मैं v इक्वल्स टू h/2π डिवाइड बाई एम आर कर दूंगा और एम पाई। और दूसरी बात, सेकेंड इन्फॉर्मेशन मेरे को ये देखो, ये एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है, मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इन इन्फॉर्मेशंस को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर। ये देखो एम पाई की वैल्यू ये दे रखी है और एक ये वाली वैल्यू दे रखी है मेरे को। तो ये दो वैल्यू मेरे को गिवन है। तो मेरे को क्या करना है, दो वैल्यू को इस्तेमाल करना है। तो देखो मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा। अच्छा, ये इक्वेशन बन गई थी हमारी। तो इस इक्वेशन को अगर अपन और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो अगर अपन को इसको और सिंप्लीफाई करना है तो कैसे लिखेंगे, तो इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करके और लिख देता हूँ। देखो तो यहाँ पर कितना बन गया, के को अगर अपन लिख दे 1/4πε0 ZE स्क्वायर, अरे यार
जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल्स टू एम पाई वी स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं वी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, वी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मेरे को अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू एम पाई इंटू, अब देखो पूरा स्क्वायर करके लिख दूंगा तो कैसे लिख दूंगा इसको, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर ये बन गया हमारा, एक आर स्क्वायर हमारा ये बन गया। तो देखो क्या होगा, एक ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये आ गया, और कुछ नहीं है। अच्छा, एक पाई से एक पाई, 4 से 4 गया। देखो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें पूरी टोटल इक्वेशन आर में चाहिए। तो अब अपन पूरी आर को एक तरफ रखेंगे और बाकी सबको अलग भेज देंगे। देखो क्या क्या बचा अभी हमारे पास, एक बचा हमारे पास में जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर एलएचएस में देखूँ तो। दूसरा क्या बचा मेरे पास राइट हैंड साइड में, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एक पाई से एक पाई भी खत्म, ए 4 भी खत्म, तो यहाँ पर कितना बचेगा, पाई और एम पाई, और यहाँ पर आर बच जाएगा। तो अब हम क्या चाहिए, अब हम उसको पूरे को इधर भेज देंगे। इस पूरे को इधर भेजने के बाद हमको आर में इक्वेशन मिल जाएगी। तो अपन को आर में इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगी कि अगर अपन इसको इधर भेज दे तो अपन एप्सिलॉन नॉट, मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर पाई एम पाई। अच्छा, एम पाई की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, देखो ये रही एम पाई की वैल्यू। एम पाई की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, 265 टाइम्स एम ई, ये आ जाएगी। तो हम अपन यहाँ पर क्या करेंगे, एम पाई की जगह ये वैल्यू लिख देंगे 265 एम ई, 265 एम ई लिख देंगे अपन यहाँ पर। देखो जेड वापस चेक कर लेते हैं अपन, एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर पाई एम, पाई की जगह अपन लिख देंगे एम ई इंटू 265 टाइम्स, और कुछ नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पर एक आर भी बचा हुआ है, यहाँ पर लेटर से आर बच गया। अब देखो आर को एक तरफ रखो, इन पूरी वैल्यूज ये जितनी भी दिख रही है ना, ये पूरी वैल्यू इसको उठा के डिवाइड में कर दो। तो देखो यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं ये देखो ये वाली एक्सप्रेशन मिलती हुई नजर आएगी। इसकी जगह अपन 0.53 डिवाइड एमस्ट्रॉम लिख देंगे अपन यहाँ पर। तो ये पूरी वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पूरी वैल्यू को नीचे भेज देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर जेड ई स्क्वायर पाई एम ई टू 265 इक्वल्स टू आर, ही मिल जाएगा हमको यहाँ पर। तो अब अगर अपन इसको समझे तो देखो, अगर अपन इसको याद रखें तो 0.53 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास। देखो कौन सी वैल्यू आएगी, ये जो ऊपर वैल्यू दे रखी थी, इस पूरी वैल्यू को अपन क्या करेंगे, ये देखो ये पूरी वैल्यू, ये देखो ये वाली, ये पूरी वैल्यू, इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे 0.53 एंगस्ट्रॉम, या फिर इसको 10 की पावर -10 मीटर जेड इंटू 265, ये 265 है, ठीक है, ये 265 है, ये 265 है यहाँ पर, ये 265 और ये जेड है। तो ये आ गई हमारे पास में वैल्यू ऑफ आर। अब क्या करें, अब देखो, अब मैंने बोला था कि ये इनइक्वालिटी यूज़ आएगी। देखो ये वाली इनइक्वालिटी मैंने बताई थी ना आपको, ये देखो ये वाली इनइक्वालिटी, ये न्यूक्लियस की रेडियस एटम की रेडियस से छोटी होती है। तो अब अपन क्या करेंगे, ये है हमारे पास में न्यूक्लियस की रेडियस, और हमारे पास में ये आई थी नीचे सॉल्व करने के बाद, पूरी बोहर मॉडल का जो भी वापस एप्लीकेशन लगाने के बाद ये आई थी हमारे पास न्यूक्लियस की रेडियस। इसको ये आई थी हमारे पास में न्यूक्लियस की पूरी रेडियस, ये आई थी हमारे पास न्यूक्लियस की रेडियस। तो अब अपन क्या करेंगे,
ये जो हमारे पास में न्यूक्लियस की रेडियस थी, ये वाली, इसको अपन बड़ा कर देंगे, सॉरी एटम की रेडियस है ना, ये एटम की रेडियस को अपन न्यूक्लियस की रेडियस से बड़ा कर देंगे। तो अब अपन क्या करेंगे, एटम की रेडियस कितनी रखी थी, 1.10⁻⁻15 z की पावर 1/3 दे रखी थी। ये हमेशा छोटी होगी, इस वाली रेडियस जो अभी अपन ऊपर निकाली है, 0.53 इंटू 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाय z इंटू 265, ये आ जाएगा। अगर मैं z को इधर भेज दूँ और इस पूरी वैल्यू को इधर नीचे भेज दूँ तो मेरे पास देखो क्या बनेगा, z की पावर देखो z के पावर 1/3 इंटू z, यानी कि वो पावर वाला रूल लग जाएगा, यानी कि 4/3। और अगर इस पूरी वैल्यू को नीचे भेज दूँ तो 5/3। अब देखो ये 15 है, ऊपर जाएगा तो पीछे -15 ऊपर जाएगा, +15 बनेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा मैं 10 की पावर 5, और यहाँ पर बचेगा हमारा 1.6 इंटू 265। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करी थी, मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है, तो लगभग अगर मैं इसको उधर भेज दूँ, इसको अगर मैं उधर भेज दूँ इस 4/3 को, तो ये बन जाएगा हमारा 3/4। तो इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखी है, लगभग आती है आपकी z इज़ लेस देन अप्रॉक्सीमेटली 37.5। तो अब हमें पता है जो हमारा z होता है वो होता है हमारा एक इंटीजर वैल्यू। तो इससे कम इंटीजर वैल्यू कौन सी होगी, z इक्वल्स टू 37। दैट्स आवर आंसर। यानी कि अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, अभी हमको कुछ और पूछा था क्वेश्चन में। ये तो मतलब मेन बात तो हमने जो थी वो निकाल दी। हमको पूछा n-1 डिवाइड बाई 12 की वैल्यू क्या होगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने मेन चीज़ क्या समझी यहाँ पर, हमने मेन चीज़ एटॉमिक मतलब जो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो निकाल लिए। देखो तो हमारे पास में z की वैल्यू कितनी आ गई, 37। यानी कि इस यूनिवर्स में केवल 37 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी कि ये जो पाई म्यूजॉन्स वाला ऑर्बिटल है, ये जो मतलब पाई म्यूजॉन्स वाला जो एटम जो हमको स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें केवल हमारे 37 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट कर सकते हैं इस यूनिवर्स में, 37 एलिमेंट्स। तो मतलब अपने आप में एक बहुत शानदार क्वेश्चन था, और मैंने जो मेन चीज़ यूज़ करी यहाँ पर, सबसे जो इसका जो क्रक्स था, यानी कि इसकी जो पूरी नस थी इस पूरी क्वेश्चन की, नस थी जो इस पूरे क्वेश्चन की, ये थी ये वाली, ये जो ऑरेंज बॉक्स में आपको दिख रहा है, ये पूरी इसकी नस थी इस क्वेश्चन की। यानी कि हमको बस कुछ नहीं करना था, न्यूक्लियस की रेडियस जो होती है हमारा एटम की रेडियस से हमेशा छोटी होती है, बस ये कंसेप्ट हमको इस्तेमाल करना था इस क्वेश्चन में। बाकी अगर मैं पूरा इस क्वेश्चन में दिखाऊँ ना, इसके अलावा इसको छोड़ के तो कुछ नहीं है। हमने वापस बोहर मॉडल ही लगाया। हमने बोहर मॉडल जैसे करते थे ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर करो, फिर हमको एक इक्वेशन उसकी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की दे रखी थी। हमने बस कुछ नहीं किया, 2 इक्वेशन को सॉल्व किया, और हमें पता था कि हमको बस रेडियस का कंपेरिजन करना था, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस इनइक्वालिटी हमको रेडियस कंपैरिजन करनी थी। तो हमने यहाँ से वेलोसिटी को सेपरेट करके रेडियस के टर्म में निकाल लिया, और हमने यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ से ये पूरी रेडियस हमने एटम की डिटरमाइन कर ली। तो और हमने वो जो ऊपर इनइक्वालिटी दे रखी थी, जो मैंने आपको ऊपर इनइक्वालिटी बताई थी अल्फा और बीटा वाली, उसको हमने कंपैरिजन करा और हमारा आंसर आ गया। अभी ये तो एलिमेंट नंबर आया, हमको जो आंसर पूछा वो कितना आएगा देखो। अभी एलिमेंट नंबर हमको पता चल गया, n इक्वल्स टू 37। हमको क्या पूछा था, n-1/12 पूछा था। तो देखो 37 - 1/12 ये होता है 36/12 विच इज़ इक्वल्स टू 3। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये तो फाइनल आंसर निकल गया, इसमें कोई नहीं। मेन चीज़ ये थी, ये कैसे निकाले, एलिमेंट नंबर कैसे निकाले, ये चीज़ इसमें मेन थी। वापस बता रहा हूँ मैंने क्या करा, एक सिंपल सा कंसेप्ट लगाया इसमें कि जो हमारी न्यूक्लियस की रेडियस होती है वो हमारी एटम की रेडियस से छोटी होती है। यही कॉन्सेप्ट मैंने इस्तेमाल करा है इस पूरे क्वेश्चन में, और यही इस्तेमाल हुआ है इस पूरे क्वेश्चन में। तो बाकी देखोगे तो कोई कुछ नहीं है, बस बाकी बोहर मॉडल से जैसे पहले करते थे वैसा ही सब कुछ है। बाकी जैसे पहले बोहर मॉडल से करते हैं वैसे ही है, और कुछ नहीं है यहाँ पर, देख लो। और देखो यहाँ पर जस्ट मैं नीचे जाके ये रेडियस की मैंने टर्म निकाली थी यहाँ पर। जैसे ही मैंने टर्म निकाली, ये मैंने इसको इनइक्वालिटी में करा, और मैंने ये वैल्यू मैंने पहले बता देता हूँ, ये मैंने वैल्यू पहले से सॉल्व कर रखी थी, ये वाली वैल्यू। तो इसकी वैल्यू लगभग ये निकल के आ गई थी मेरे पास में।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट अगले बेस्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।